हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था नंदिनी अपने बच्चों के आने की खुशी में बहुत सारी तैयारियों में लगी थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर उसे बेचैनी हुई, क्योंकि उसने उस आवाज़ की घबराहट को पहचान लिया था। नंदिनी के हाथ पैर कांपने लगे थे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। न जाने कौन सी अनहोनी हो गई थी। और तभी एक के बाद एक सफ़ेद चादरों में लिपटी लाशों को वैन से निकलते आदमियों द्वारा नंदिनी के घर की ओर लाया जाने लगा। नंदिनी की आंखें ऐपलक उस दृश्य को देख रही थी। लोगों के बीच बातें होने लगी थी। हाय हाय की आवाज़ें नंदिनी के अभागे कानों में गूंज रही थी। और तभी उन लाशों को नंदिनी के आंगन में रख दिया गया। लाशों से बहते खून ने नंदिनी के लीपे गए आंगन को गंदा कर दिया था। रंगोलियों के रंग खून की धाराओं के संग बहने लगे थे। नंदिनी की आंखों के सामने उसका सपना ढहा जा रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अब उसके बच्चे आएंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगी? क्या यही खुशी थी उनकी माँ को उनके आने की कि उनका स्वागत खून से सने आंगन में किया जाता? ये क्या हो गया? ये किनकी लाशें थी? एक लाश लगभग 6 फुट की थी और बाकी की 3 बहुत छोटी छोटी थी, मानो वह किन्हीं बच्चों की हों। एक आदमी नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी की पलकें झपक नहीं रही थी। वो बेहताशा उन लाशों को ही देख रही थी। मैडम, एक बार आप लाशों के चेहरे पहचान लीजिए। आपके गांव के लोगों के अनुसार वो आपके देवर और बच्चों की लाशें हैं। नंदिनी सन सी खड़ी थी, जैसे उसने उस आदमी की कोई बात सुनी ही नहीं थी। कुछ औरतें नंदिनी को संभालने आ गई। जब नंदिनी को ऐसे निष्क्रिय देखा तो उस आदमी ने खुद ही लाशों के चेहरे उघाड़ दिए। कितने मासूम चेहरे थे वह। सबसे पहले एक छोटे बच्चे का चेहरा उघड़ गया। गोल मटोले, एकदम दूध सा सफ़ेद, नन्हे नन्हे होठों, खूबसूरत हल्के भूरे बाल। उसी के पास एक लड़की की लाश थी, जिसकी बालों की 2 चोटियां बनी थी। चेहरा छोटे बच्चे की शक्ल से मिल रहा था। उसी के बाजू में एक करीब 8 साल के लड़के की लाश थी। वो थोड़ा सांवला था, मगर उसका चेहरा कितना सुंदर था। उसी के पास एक किशोर की लाश थी। चेहरे से 18-19 साल का जान पड़ता था। नंदिनी की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब सा बह उठा। उसकी आंखों का काजल उन आंसुओं के साथ ढह गया था। उसके चहकते चेहरे की मधुरता मर गई थी। उसकी होठों की 2 पंखुड़ियां सूख गई थी। कैसी अभागिन माँ थी नंदिनी। कैसी तो विरह की रात कटी थी कि अब ये चिर वियोग उसके जीवन में सदा के लिए अंधकार भर गया था। जिन फूलों को उसके आंगन की रौनक बनकर महकना था, आज उनके खून से पूरा आंगन बदबूदार हो गया था। नंदिनी, ये क्या हो गया? एक महिला आई और नंदिनी से लिपट कर रो पड़ी। नंदिनी की अब हिम्मत टूट चुकी थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसे औरतों ने संभाला। मैडम, आपके बच्चों की मौत एक कार दुर्घटना में हुई है। कार चालक का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। कुछ लोगों ने उस कार का हुलिया और थोड़ा बहुत नंबर बताने की भी कोशिश की है। वो नंबर क्लियर नहीं है। आपके बच्चों के गुनाहगारों को सजा मिलेगी। आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए प्लीज। उस आदमी ने कहा। क्या कह रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? एक माँ के सामने उसके बच्चों की लाशें बिछी हैं और तुम हस्ताक्षर करने आए हो? अरे जाओ, शर्म के पानी में डूब कर मर जाओ। एक औरत जो नंदिनी के पास बैठकर उसे सहानुभूति दे रही थी, वो उस आदमी पर खींच उठी। देखिए माता जी, हम केवल अपना काम कर रहे हैं। किसी न किसी को तो इस पर साइन करने ही होंगे। इनके पति को बुलाइए, या कोई और इनके परिवार का हो तो उन्हें। उस आदमी ने कहा। सर, आप इधर आइए। काका ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और एक साइड में ले जाकर बोले, देखिए इनके पति यहाँ नहीं हैं। वे बाहर गए हैं काम करने के लिए। खबर लगते ही इनके जेठ और जेठानी यहाँ आ जाएंगे। इसलिए आप या तो रात को आइए या कल सुबह। इनके घर में इस वक्त इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। वो आदमी काका की बात समझ रहा था। देखिए काका, फॉर्मेलिटी जरूरी होती हैं। जब तक ये साइन नहीं करेंगे या अंगूठा नहीं लगाएंगी, कानूनी रूप से ये साबित नहीं होगा कि लाशें लावारिस नहीं है। इसलिए किसी भी तरह इनसे या तो आप अंगूठा लगवा दीजिए या फिर साइन। आप प्लीज मेरी बात समझिए। वो आदमी अपने हाथ जोड़कर बोला। काका ने नंदिनी के निढाल हाथ से उन पर अंगूठा लगवा दिया था। इसके बाद वो आदमी और वैन वहां से चली गई। काले बादल छा गए थे। धीरे धीरे अंधेरा गहराता जा रहा था। तमाशबीन भी अपने घरों को भागने लगे थे। कुछ वहीं अड़े खड़े थे। नंदिनी को कोई होश नहीं था। वो अंदर ही अंदर धुनी मरी जाती थी।
अरे पानी आने वाला है, बच्चों को अंदर रखो और कोई जल्दी रोहन के पापा को फ़ोन मिलाओ। ये पहाड़ सी रात बेचारी कैसे अकेले गुजारेगी। हम तुम में जी ना बदलेगा इसका, कोई परिवार वाला होगा तो ठीक रहेगा। एक महिला ने काका से कहा। वो भी अपने आंसू पोंछ रही थी और तभी यकायक जोरों की बरसात शुरू हो गई। लाशें भीगने लगी, नंदनी के बदन से पानी उतरने लगा। लोग यहाँ वहाँ छुपने लगे, बिजली कड़कड़ा उठी। गांव के लोगों ने नंदनी के घर के सबसे पहले कमरे में, जहां बैठकर वो सिलाई करती थी, उसके बच्चों और जेठानी के बेटे रोहन की लाश को रख दिया था। नंदनी को सभी उठाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो उस आंगन से टस से मस न हुई। भारी बरसात के कारण वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी साड़ी उसके गोरे बदन से चिपक गई थी। अब आंगन में कुछ भी नहीं बचा था। रंगोली और बच्चों का खून सब बह गया था। जिस तरह नंदनी के जीवन में उसकी बची हुई आशाएं, उसकी थोड़ी बहुत खुशियों ने आज उसका अभागा दामन छोड़ दिया था। मैं नहीं जानती उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, कैसे एहसास होंगे उसके इस समय। या तो वो खाली हो गई होगी या पूरी तरह क्रोध से भर गई होगी। शायद वो मन ही मन ईश्वर को कोस रही होगी, जिसने उसकी किस्मत में अंधकार, पीड़ाएं, विरह, वेदनाएं, बिछोड़े के तोहफे बरसा दिए थे। ये छोरी बावरी हो गई है क्या? बारिश में बीमार हो जाएगी। बदी को कौन टाल सकता है भला? बच्चों को तो मरना था सो मर गए, अब क्या जिंदगियां जी लें। अरे भाई कोई संभालो इसको, बिजली कैसी कड़क रही है, आसमान तो जैसे टूट पड़ रहा है। कोई लाओ इसको अंदर। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई इस पगली को समझा समझा कर। एक हट्टी कट्टी महिला जो उम्र में काफी बड़ी लग रही थी, वे छाता संभालते हुए अंदर बैठे लोगों से बोली, जिसका संसार लुट गया है काकी, उसे अपना जी कहाँ दिखेगा। बैठी रहने दो, मन की बधी है, जैसे ही मन भरेगा फूट फूट कर रोएगी बेचारी। दूसरी महिला जो नंदनी से लगभग 10 साल बड़ी होगी, अपने माथे पर हाथ रखते हुए तरस खाकर बोली, लाशें तो लाशें थी, जैसी तैसी रखी रही। शोक मनाने वालों के अपने भी काम थे, सो धीरे धीरे कुछ चलते बने। जिनके घर नंदनी के घर से लगे हुए थे, संबंध जिनसे अच्छे थे, वे पड़ोसी धर्म निभाते हुए बैठे रहे, नंदनी की जिंदगी पर तरस खाते रहे। धीरे धीरे शाम ढलकर रात हो गई। बारिश ने थोड़ी सांस ली। नंदनी कैसे पत्थर सी बनी पिछले 3 घंटे से उस बेजोड़ बरसात के थपेड़े सहती रही। अब उसके बदन में कुछ हो रहा था। ठंड से कांपने लगी थी वो, रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ औरतों ने घर के बाहर जहां पानी नहीं लगता था, वहां शोक संध्या के लिए कंडे भार दिए थे। बिजली जो बारिश के आते ही चली गई थी, वो अब तलक ना लौटी थी। इसलिए एक काकी ने घर के भीतर डिबरी सुलगा दी थी। एक औरत बाहर आई और नंदनी के दूध से सफ़ेद गालों को, जो पानी लगने से और सफ़ेद लगने लगे थे, उन्हें सहलाती हुई बोली, नंदनी देख, गांव के बड़े बूढ़े आ रहे हैं यहाँ। तेरी हालत तूने देखी नहीं, पूरी भीग गई है, साड़ी चिपक गई है, चल चल के कपड़े बदल ले। नंदनी को ये क्या हो गया था कि वो अचानक से उठने लगी बिना एक शब्द कहे। लग रहा था जैसे वो भीतर से जल गई है, अंदर आग लगी हुई है। सभी लोग सकते में आ गए थे। नंदनी दंदनाते हुए घर के अंदर पहुंची। उसने अपने बनाए हलवे को बाहर के कमरे में कढ़ाई सहित फेंका। सभी लोग अपनी जान बचाए यहाँ वहाँ हो गए। उसने चूड़ियाँ उतार कर दीवार से दे मारी, शीशे को तहस नहस कर दिया, पैरों से पायल निकाल फेंकी, अपने भीगे बालों को बिखेरने लगी। हाय राम काकी, ये नंदनी तो सचमुच बावरी हो गई है। ऐसा तो मैंने कभी ना देखा। कौन भला शौक में ऐसा करता है? एक औरत काकी से चिपकते हुए बोली, बावरी तो होगी ना लाजो, पति का कोई अता पता नहीं है, बाल बच्चों की लाशें देख रही है। बेचारी शाम को आई थी मेरे घर, कितनी फुदक रही थी। अब तू ही कह, मीठे में नमक पड़ेगा तो क्या करेगी? थाली उठाकर बाहर न फेंक देगी? काकी ने घर के अंदर ही देखते हुए कहा। नंदनी अचानक से बाहर आ गई। लाशों को ऐसे देख रही थी मानो खा जाएगी। ये खून से लथपथ लाशें कौन मेरे घर में रख कर गया है? इन्हें निकालो यहाँ से। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ये मेरा मोहन नहीं है, ये मेरा गोलू नहीं है, और ये मेरी लक्ष्मी नहीं हो सकती। निकाल दो इन्हें। लगता है गाड़ी लेट हो गई है। कैसे आलसी लोग लगा रखे हैं सरकार ने, समय पर नहीं पहुँचाते मुँहे। नंदनी अपने बच्चों के चेहरे देखकर चीख चीख कर उनके नाम लेते हुए बोली। अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला। झिंझुरों की आवाज़ें भी जैसे मर चुकी थी।
नंदनी को इस सन्नाटे ने भीतर से झकझोर सा दिया। उसने आंसू भरी आंखों से उन मासूमों की तरफ देखा। उसके कदमों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। वो उन लाशों के पास बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने छोटे बेटे गोलू के गालों पर हाथ फेरा। कितनी दयनीय स्थिति थी नंदनी की। वहां खड़े सभी की आंखें करुणा से भर उठी थी। बारी बारी से सबके चेहरे अच्छी तरह देख लेने के बाद नंदनी पागल सी हो उठी। बच्चों की छाती पर सिर पटक कर रोने लगी। आज नंदनी के साथ पूरा गांव ही नहीं, उसके घर की छत, उसका आंगन, उसके घर की वो पत्थर की मूर्त भी रो रही थी, जिसके सामने खड़ी होकर नंदनी रोज अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती थी, उनके भविष्य के सपने संजोया करती थी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ तुमने? क्या मैं इतनी पापिन थी? कौन सा गुनाह मैंने कर दिया था? क्यों उस रात तुम छोड़ गए मुझे? आज तुम होते तो ये मनहूस रात मुझे मुंह न चिढ़ा पाती, ये घड़ी मुझ पर खिलखिलाती नहीं। मेरा गुनाह तो कह जाते, ऐसे कष्ट तो ईश्वर भी नहीं देता होगा जैसे तुम्हारे बिछोड़े ने मुझे सौंप दिए हैं। कहाँ हो तुम? आज आ जाओ। देखो तुम्हारे जाने से मेरे जीवन में कैसा मातम छा गया है। फूल मुरझा गए हैं। क्यों गए तुम मुझे छोड़कर सुरेश? नंदनी अपना सिर पीट पीट कर आज यशोधरा हो गई थी। यशोधरा के पास तो उसका राहुल था, मगर नंदनी का तो सुरेश भी मुंह फेर गया था और उसके प्यारे बच्चे भी। यशोधरा के पास राज्य था, मगर नंदनी के पास तो इस टूटी फूटी झोपड़ी में खाने के लिए 2 रोटियां भी लाख लोगों के ताने और गालियां सुनने के बाद पक पाती थी। कैसी विरल थी नंदनी, न कोई आगे था न पीछे। चुप हो जा नंदनी, अपना जी न बार। देखना सुरेश जरूर आएगा, मेरा मन कहता है। तेरी ये सच्ची श्रद्धा उसे खींच ही लाएगी तेरे पास। काकी ने नंदनी को हौसला देते हुए कहा। श्रद्धा खींच लाएगी काकी? नंदनी ने शांत होकर टकटकी लगाए हुए पूछा। हाँ बेटा, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, काकी ने कहा। अच्छा हाँ काकी, वही श्रद्धा ना जो मेरे बच्चों को आज मेरे पास खींच लाई। देखो ना कितने प्यार से लाई है, मैं कितनी खुश हूँ। नंदनी की पीड़ा इस वक्त उसके सिवाय कौन जान सकता था। काकी के आंसू लुढ़क आए। वो एक बगल जाकर अपने पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 3 देखें।